देश में आप, मौसम भी गर्म हो रहा है, राजनीति भी गर्म हो रही है। आपके दर्शकों को नमस्कार, आपको नमस्कार, परिवार को प्रणाम। नमस्कार। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी बंगाल के नतीजे आने के बाद से ममता बनर्जी जी ने इंडिया को गर्म करने का फैसला कर लिया है, ये तो नजर आता है। लेकिन जो बंगाल से खबरें आ रही हैं वो उनकी पार्टी को लेके बड़ी निराशा पैदा कर रही हैं। जी अभी आपने बताया ही, और ये खबरें हैं लगातार। एक तो उनके तमाम लोग छोड़ रहे हैं, या नहीं छोड़ रहे हैं तो ऐसी बातें कह रहे हैं जो छूटने जैसी हैं। उन बातों पर आलोचना कर रहे हैं जिन बातों पर कांग्रेस और सीपीएम वाले इसके पहले आलोचना करते थे उनकी। और अधीर रंजन चौधरी साहब अपने केंद्रीय नेतृत्व को समझाते समझाते थक गए थे। तब कोई मान नहीं रहा था, लेकिन अब कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ रही। जगह जगह से वही हालत आ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि जो इनका कार्यकाल रहा है, उस जी कार्यकाल में उन्होंने भी जो आरोप लेफ्ट पे लगाए थे कि वो हिंसा का सहारा लेके अपनी राजनीति करते हैं, उसमें कितना सच था या झूठ वो तो हमारे सामने। तो खैर अब वो भी चुनाव हारे तभी आई, लेकिन इनके जमाने में ये आरोप बहुत प्रमुखता से लगे और ये माना गया कि एक आतंक का राज उन्होंने साथ साथ क्रिएट किया हुआ है लोकप्रियता के साथ। उनकी लोकप्रियता का मूल कारक वही था कि वहां की आबादी में बहुत से आंकड़े 28 साढ़े 28% कहते हैं, कुछ लोग 30% कहते हैं, इतनी माइनॉरिटी की आबादी है। और बगल में बांग्लादेश है जिसकी सीमा, एक बड़ी सीमा लगती है बंगाल से ही। वहां से आना जाना है, एक भाषा, एक बोली, एक पहनावा, एक आचार विचार, धर्म, दो धर्म। तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं। 71 में अलग देश बना तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग आ गए थे, कुछ वापस गए, बहुत से रह गए। फिर अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय होती है। जैसे बीजेपी की राय है कि जो हिंदू शरणार्थी आए उनको तो भारत में मान लिया जाए, जगह जगह। पॉलिटिकल राय। मुस्लिम शरणार्थियों के बारे में उनकी दूसरी राय है, और लेकिन जो तृणमूल या अन्य पार्टियां हैं उनकी दूसरी राय है। वो सब भी वहां कारक रहे हैं। कुल मिला जुला के परिस्थिति जो है वो ये है कि वो चुनाव हार गई है। चुनाव हारने के बाद उनकी पार्टी उनसे संभल नहीं रही है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन इस बीच उन्होंने इंडिया संभालने का फैसला कर लिया है। सक्रिय रही है और राजनीति में एक्टिव, उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो निष्क्रिय तो नहीं रह सकती। लेकिन बंगाल से जो खबरें हैं उससे लग रहा है कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। और अगर उनके पास बंगाल नहीं रहेगा, जैसे अभी फाल्ता में जो बाई इलेक्शन था तो जो उनका उम्मीदवार था उसने ही अपने को विड्रॉ कर लिया, वहां सीपीएम रनर अप हो गई। अभी खबर आ रही थी कि जो नंदीग्राम के का बाई इलेक्शन है वहां भी उनके लिए कोई जो उम्मीदवार था वो लड़ने को तैयार नहीं है। कोई नया आदमी मिल नहीं रहा है। एक किसी का नाम लिया था वो भी हाँ नहीं कर रहा है। तो अभी मेरे पास आखिरी खबर नहीं है कि वहां कोई इनको मिला कि नहीं मिला। तो नंदीग्राम में भी फिर पता लगेगा कि रनर अप सीपीएम हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट पार्टी वहां इंतजार कर रही थी। उसी के वोट ज्यादातर खिसके हैं जो बीजेपी वगैरह में गए थे रक्षा, वो भी सुरक्षा कारणों से। क्योंकि पिछले चुनाव में, इस चुनाव में तो मैं नहीं जा पाया, पिछले चुनाव में मैं गया था। तो और सारी बातों के अलावा एक विशेष बात मैंने वहां पाई थी जिसको मैं अलग से सोच रहा था कि उस पर ढंग से काम करके एक बड़ा काम किया जाए, उसको लिपिबद्ध किया जाए। ये अब तो खैर अब नतीजे आ गए तो कहने में कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैंने पहले भी कहा है, आपके यहाँ तो पहले ही, सबसे पहले आप ही के यहाँ कहा था सबसे जब पहले हमारे यहाँ ही कहा था, जिस पर काफी ये चिंता की थी कि ममता बनर्जी हार भी सकती हैं। आप अच्छा चलिए, जी आपसे तो बढ़िया। तो उसमें जो कारक था कि मुझे सीपीएम को वहाँ बड़े बड़े दफ्तर जिलों में है, जिला केंद्रों पर पक्के, जैसे बीजेपी के दफ्तर अब सब जगह है, अच्छे ढंग से बने हुए। तो ये था कि भाई 32 साल 34 साल शासन में रहे तो इन्होंने सब दफ्तर उफ्तर ही बना लिए। जिन दफ्तरों में भी मैं गया सब में फोटोज बहुत सारी लगी हुई थी उनके। सीपीएम वगैरह में रहता है तरीका कि अपने मार्टायर्स वगैरह के फोटो लगाना, नेताओं के फोटो कॉमरेड्स लगाना। की, बड़े कॉमरेड्स। हाँ, तो सभी जगह मैंने पाया कि वो कुछ आगजनी वगैरह के बहुत सारे फोटो लगाए हुए थे। पूछा, हर जगह पूछा तो बताया गया कि ये तृणमूल वालों ने जलाया था। तारीख भी लिखी हुई थी, फलाना था। 11 में जीतने के बाद 2 सालों तक वहां यही चला। और आपने देखा कि रिएक्शन भी लगभग वैसा ही हुआ। वैसे ममता बनर्जी के हारते ही इनके तमाम दफ्तरों पे लोग घुस गए और तोड़फाड़ हुई और तोड़ फोड़ शुरू हो गई। हाँ, मारपीट और
तो लगता है कि बंगाल का कुछ कस्टम भी है ऐसा। तो वहाँ सीपीएम के तो बड़े बड़े दफ्तर थे पक्के, कई मंजिला बने हुए, और उनमें सब आगजनी के सब फोटो वोटो लगे हुए थे, और बहुत सारे लोगों के माला फूल वाले फोटो थे जिनको कहा गया कि शहीद हुए। तो बड़ी हिंसा वहाँ रही है, राजनीतिक हिंसा वहाँ होती थी। तो ये एक कारक उनके उस सब में रहा है। और एक और उनके साथ नकारात्मक कारक ये है कि उनकी कोई गंभीर छवि नहीं है। राजनीतिक रूप से वो सफल हुई, वहां कई चुनाव जीती, इसलिए लोग सोचते थे कि वो जीतेंगी, और उसमें जीतने की वजह थी कि 29-30% मुसलमान है, जो बीजेपी के की प्रतिक्रिया में किसी एक पार्टी की ओर जाते हैं। तो मान लीजिए उसमें 70-75% भी उनकी तरफ हो, तो उनको करीब 24%, 23% वोट तो मुस्लिम्स का मिल जाता है। तो इसके बाद अगर उनको 46%, 47% वोट मिलता है जीतने के लिए, जो मिलता रहा है चुनाव में, यह पहला चुनाव छोड़ के 11 में तो 39% पे ही उनकी सरकार बन गई, तो उसके बाद वो बढ़ता गया। तो उसमें बाकी वोट 20% ही रह जाता है, 20-22%। यानी हिंदू मेजोरिटी में जो 70% के आसपास है, उसमें उनको 20-22% वोट मिलता था। इतना ही उनके लिए काफी हो जाता था, जो कि उधर से उनको तो 45-40-45% हो रहा है, मिल जाता। इसमें डेंट नहीं लगा, इसलिए वो सुरक्षित थी। लेकिन बाकी देश में समझा जाता था कि वो बहुत करिश्मेटिक हैं और बहुत काबिल हैं और बहुत उनका जन समर्थन है। इस जो सोशल कैलकुलेशन था, बीजेपी ने इसको बहुत ठंडे दिमाग से समझ लिया और इस पे काम किया। दूसरे, उसको ये पता था कि जो कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ता हैं, खासकर लेफ्ट के, और उनके साथ जो समाज है, वो इस समय इनकी हिंसा से आतंकित होके ठिकाने ढूंढ रहा है। बीजेपी ने उनको वो आश्रय दिया, वो भरोसा दिया, और फिर वो मास शिफ्ट हुआ उधर से, और बहुत सारे लोग जो है पूरा जंगल महल वहल में सब बीजेपी हो गए, और बीजेपी को उसका लाभ मिला। बीजेपी अब सत्ता में अब जो है जी, हाँ जी जी नहीं, अब माइनॉरिटी में भी पुनर्विचार शुरू हो जाएगा। ये जो माइनॉरिटी है, अभी तो खैर बीजेपी जाने वहां क्या क्या चीजें करेगी, जिससे वहां क्या कोलाहल होगा वो अलग स्टोरी होगी, लेकिन जो भी वहां बचेगा उसमें भी पुनर्विचार शुरू हो जाएगा, और वो एक तरफ शिफ्ट होते हैं। तो मान लीजिए फिर वो लेफ्ट की ओर देखने लगे या कांग्रेस की ओर देखने लगे, तो वैसी सूरत में तृणमूल कांग्रेस की एकदम जमीन खिसक जाएगी। और जैसी खबरें आ रही हैं कि जगह जगह से लोग उनको चोर कह रहे हैं, अंडे फेंक रहे हैं। आज अभिषेक बनर्जी का कुर्ता फाड़ दिया और सिर पे उनको हेलमेट लगा के वो पुलिस बचा के ले गई। सौगत राय के साथ ये हुआ। वो जो काकोली दस्तीदार हैं, वो तो खुलेआम मोर्चे ही खोले हुए हैं। और मतलब बहुत कुल मिला जुला के वातावरण जो है बहुत ही प्रतिकूल है। रोज खबरें आ रही हैं कि इतने एमएलए जो हैं जाके चीफ मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं इनके। तो ये सारी खबरें बहुत नकारात्मक है, और ममता जी के पास इस समय कोई सफलता नहीं है कि वो इस बाड़े को रोक सकें, खासकर माइनॉरिटीज को। इसलिए वो उनको जल्दी लगी है, वो पॉलिटिकल तो है, पॉलिटिकल समझ उनको है कि इंडिया गठबंधन में एकाएक वो कुछ हरकत करे, और इंडिया गठबंधन में मान लीजिए उनको संयोजक बना दें, क्योंकि उनके पास 3-4 हथियार हैं। जो आम आदमी पार्टी है, इनसे उनके अच्छे संबंध हैं। उन्होंने वो जो तेलंगाना की दूसरी पार्टी है जो चुनाव हार गई, बीआरएस, उनसे अच्छे संबंध हैं। डीएमके से भी उनके अच्छे संबंध हैं। और डीएमके और बीआरएस ये दावा नहीं करेंगे इस समय। केजरीवाल का ये अंदर का दावा रहता है, लेकिन वो भी जान रहे हैं कि इस समय वो भी नहीं करेंगे अभी। तो इस समय वो लोग मिलके, ये सब लोग मिलके ममता बनर्जी को एक हवा दे सकते हैं कि आप जो है संभालिए इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी से और कांग्रेस से नहीं संभल रहा है, और आप संभालिए इसको और इसमें गति लाइए। तो ये एक हो, और इसमें अखिलेश भी उनके यहाँ गए ही थे, मिलने गए थे। तो अखिलेश भी इस तरफ की बात कर सकते हैं या दोनों तरफ की बात कर सकते हैं, बीच में रह सकते हैं। और अखिलेश के लिए भी फायदेमंद है कि राहुल जी की बजाय ममता जी लीडर रहे, तो उनका नुकसान कम होता है, उनकी मतलब पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तो अखिलेश की दुकान ही बंद हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी का कोई वोट नहीं है, वोट नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो गठबंधन में लीडर बन जाए तो राहुल जी के लीडर बनने से ज्यादा वो समझते हैं ना कि उनको ममता जी के साथ लीडर रहे तो ठीक है। वो टेक्निकली समझ हो सकती है, लेकिन अगर उससे कांग्रेस भड़क गई और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने को अलग लड़ने का फैसला कर लिया,
तो अखिलेश जी के लिए संभावनाएं लगभग खत्म हो कम हो जाएगी। जाए, हाँ, खत्म हो जाएगी, समझ लीजिए, ठीक है। इसलिए भी इस समय चढ़ती कला जो है विपक्ष में राहुल गांधी है, ममता बनर्जी नहीं। तो उत्तर प्रदेश का या देश का कहीं भी जो माइनॉरिटी जो बीजेपी के अपोजिशन में एक किसी भी राजनीतिक गठबंधन को सपोर्ट करती है, वो इस समय राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को चुनने नहीं जा रही। तो ऐसी गलती अगर अखिलेश करेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी उनको भी तो मुश्किल हो जाएगी। गुणा भाग तो है ना, एक सीमित। लेकिन एक बात समझाइए सर कि जो ममता बनर्जी के लिए आपने कहा गुंडागर्दी और वो तो ठीक है, यदि उनकी पार्टी टूट जाएगी और घर में कुछ नहीं बचेगा तो वैसे भी इंडिया गठबंधन का लीडर कौन बनाएगा उनको? देखिए, इंडिया गठबंधन का लीडर कौन बनाएगा वो तो एक सवाल है ही है। सबसे बड़ी बात है, इंडिया गठबंधन की लीडरशिप से कांग्रेस के दावे को कोई कैसे कम कर सकता है। अब दक्षिण भारत के 5 राज्यों में 3 राज्यों में उनकी अपनी सरकार है, एक राज्य में उन समझौते में है। वो 5वें राज्य में भी वो हाथ पैर मारी रहे हैं। उन्होंने उस परिवार से एक महिला को रखा है, हालांकि कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन आज नहीं तो कल बदली परिस्थितियों में अगर जगन रेड्डी कांग्रेस से किसी तरह के समझौते में चले जाते हैं, वापस आ जाए, हाँ, नहीं कांग्रेस में ना, समझौते में ही आ जाए, समझौते के लिए आ जाए उधर, तो एक फॉर्मिडेबल अपोजिशन कम से कम वहां भी क्रिएट हो जाता है। तो पूरा दक्षिण भारत में आप कह सकते हैं कांग्रेस के लिए बेस स्ट्रक्चर मौजूद है। 3 राज्यों में सरकार, चौथे में सहयोगी सरकार, 5वें में अच्छा गठबंधन। संभावना, ये पोजीशन किसी और के पास नहीं है। अब उससे ऊपर आइए, उसके बाद सारे जो राज्य आ रहे हैं उत्तर प्रदेश आने से पहले तक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन सब में जो है अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है। यहाँ न कोई ममता बनर्जी है, न कोई केजरीवाल है, न कोई और है, न कोई और है। सब जगह अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, यानी रनर अप वो है। फिर आते हैं दिल्ली और पंजाब। पंजाब में भी रनर अप वो है, दिल्ली में चलो नहीं है, दिल्ली एक जगह है जहां वो नहीं। उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश के साथ गठबंधन में रनर अप है, और बिहार में लालू यादव के परिवार के साथ गठबंधन में रनर अप थे। ये ताकत किसी और के पास नहीं है जो कांग्रेस को उस तरह से चैलेंज कर सके। फिर वो हिमाचल में उनकी सरकार ही है, मान लीजिए सरकार नहीं रही तो रनर अप तो वही रहेंगे। जम्मू कश्मीर में फारूक फैमिली से उनके अच्छे रिश्ते और अलायंस है। तो देशव्यापी स्तर पर कांग्रेस को उस समय 2024 में इंडिया की जितनी जरूरत थी, अब 2026 में वो जरूरत उस तरह से कांग्रेस को नहीं है। इस समय कांग्रेस चाहेगी कि बना रहे, क्योंकि उसकी वजह से ताकत बढ़ती है और विपक्ष एक सब एक साथ। इंडिया गठबंधन को तो कांग्रेस की जरूरत है, गठबंधन को कांग्रेस की जरूरत है। कांग्रेस माइनस, आपने बहुत अच्छा अपने आप प्रश्न में उत्तर दे दिया कि गठबंधन से अगर कांग्रेस बाहर हो जाए तो इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। इसमें एक सब वही बुझे हुए कारतूसों की माला हो जाएगा और खेल खत्म हो जाएगा। तो अभी अभी पंजाब में शहरी निकायों के चुनाव हुए हैं, उसमें आम आदमी पार्टी करीब 46-47% सीटें जीतने की बात उसकी रही है, बैलेट पेपर पे हुआ है। लेकिन वहां का एक खराब रिवाज है, 2021 में वहां कांग्रेस सरकार में थी और वो भी इसी तरह जीती थी और उसके बाद विधानसभा हार गई थी, गायब हो गई थी। तो वहां जो नगर निकाय जीतता है उसकी ज्यादातर बार नतीजा ये है, इसके पहले अकाली दल के साथ यही हुआ था कि नगर निकाय तो जीत जाता है लेकिन विधानसभा हार जाता है। तो मतलब वहां भी जो रनर अप पार्टी वहां कांग्रेस ही आई है। कांग्रेस की सुना है कल मीटिंग हुई है जिसमें राहुल गांधी ने पंजाब के कांग्रेसी नेताओं की थोड़ी झाड़ झपड़ की है। सुना है उसमें से एक बड़े शीर्ष नेता जो है डांट खा के उठ के चले भी गए थे बाहर, बाद में बताया गया नहीं वो बता के गए थे, लेकिन संभव कुछ हुआ है। तो ये सब भी हुआ है। तो इधर राहुल गांधी को ये हो रहा है कि जब से उन्होंने केरल में सतीशन को चीफ मिनिस्टर बनाने में और कर्नाटक में डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बना लेने में बिना किसी विवाद के सफलता पाई है, तो अब लोग उनमें गुणवान देखने लगे हैं। राहुल गांधी जो टूटी हुई दुकान थे, अब बहुत जगह डिस्कशन में उनको गुणवान पा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं अब वो पत्ते खोल रहे हैं। और जैसे हमारे लोग शीर्षक और भाषाएं लगाते हैं तो कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रहे हैं। पता नहीं कौन से पत्ते उनके पास थे तो लेकिन